आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया था? तो इसकी सहायता किया था चाणक्य ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य कहाँ से आया हुआ था? तो चाणक्य तक्षशिला से आया हुआ था। तक्षशिला से आया हुआ था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करके, यानी किस वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC में हुआ था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 BC में मगध की गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 322 BC में। आगे बताना है चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे, यानी कि चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही है। और पहले क्या हुआ करते थे? पहले इसके गुरु थे, पहले गुरु थे, लेकिन बाद में क्या बन गए? तो बाद में इसके प्रधानमंत्री बन गए। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे बताना है कि चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? चाणक्य ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में विष्णुगुप्त रहेगा या फिर कौटिल्य रहेगा, क्योंकि एक ही है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही है। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया, इसमें किसकी जानकारी दिया गया है? तो राजनीति से ये जो संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। राजनीति से ये संबंधित है। आगे बताना है कि देखिए अर्थशास्त्र अभी हम लोग पढ़े हैं। अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो अर्थशास्त्र विषय आएगा और एक अर्थशास्त्र पुस्तक आएगा। अगर यदि अर्थशास्त्र विषय की बात किया जाएगा तो उसके जनक हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र विषय जो लिखा गया है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन अगर यदि पुस्तक की बात करेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करेंगे, तब हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखा गया, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म अपना करके कहाँ चले गए थे? तो श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर चले गए थे। और ये श्रवणबेलगोला पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में स्थित है। और वो श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दिए थे, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति किए थे। किस विधि के द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। क्योंकि जैन धर्म में जो भी जैन धर्म अपनाते हैं वो संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो उसमें क्या कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? तो संलेखना विधि के द्वारा क्या किया जाता है? तो उसमें भूखे प्यासे रहना पड़ता है। भूखे प्यासे रहना पड़ता है जब तक कि उसका मृत्यु न हो जाए। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस लिए लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। भद्रबाहु से लिया था। आगे बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो मूरा। आगे बताना चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में हराया था। 305 BC में हराया था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर के जल सेनापति कौन था? वो था निर्याकस। निर्याकस था जल सेनापति। लेकिन ये कौन था? ये मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था। कब किया था? 305 BC में। और युद्ध में कौन हारे थे? तो युद्ध में हार गए थे सेल्यूकस निकेटर। जब हार गए थे तब इन्होंने क्या किया? तो उसकी सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया या फिर हेलेना। कार्नेलिया या फिर हेलेना एक ही नाम है दोनों का, एक ही आदमी है।
नाम अलग अलग है, कार्नेलिया या हेलेना। इसका शादी कर दिया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को के किस पुत्री से शादी किया था? किससे शादी किया था? कार्नेलिया या फिर हेलेना, कार्नेलिया या हेलेना से। आगे बताना है कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने किया था? तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? चाणक्य ने किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ये तक्षशिला से आए हुए थे और ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए थे। आगे बताना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और इंडिका में किसकी चर्चा किया गया है? तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किया गया है इसमें। आगे बताना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अच्छा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। आगे बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। अब ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में जानकारी दिया गया है नंद वंश के समाप्ति, नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश का उदय के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति हुआ था और मौर्य वंश का उदय हुआ था। इसके बारे में जानकारी दिया गया है मुद्रा राक्षस पुस्तक में, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। आगे बताना है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया है? तो इसमें नंद वंश का पतन, मतलब नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश के उदय के बारे में इसकी जानकारी दिया गया है। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन किया गया है, किसने किया था? तो एग्यानस ने किया था, एग्यानस। आगे बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 BC में। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था। कैसे मृत्यु हुआ था? तो संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया था, क्योंकि जैन धर्म अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाए थे। किससे शिक्षा लिए थे? भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे। भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे और अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया? जैन धर्म अपना लिए थे। जैन धर्म अपनाने के कारण उन्होंने आप लोगों को पता होगा जैन धर्म अपनाने के बाद संलेखना विधि अपनाना पड़ता है। तो जिस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि को अपनाया और शरबन बेलगोला पहाड़ी चले गए, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरबन बेलगोला पहाड़ी पर जाकर के उन्होंने भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दिया था और मोक्ष की प्राप्ति किए थे। कब किए थे? 298 BC में। आगे बताना है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है। आगे बताना कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला से कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? वो चाणक्य। चाणक्य कहाँ से आए थे? तक्षशिला से। आगे बताना है, चलिए बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र, जो कि बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। और बिंदुसार जो था ये एक अयोग्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य योग्य शासक था, लेकिन बिंदुसार जो थे वो अयोग्य शासक था। उसके बाद फिर बिंदुसार का जो बेटा आएगा इसका उत्तराधिकारी अशोक आएगा, और अशोक भी योग्य शासक होगा। तो बिंदुसार को एक उपाधि दिया गया, मतलब कि एक उपाधि दिया गया। इसको बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो योग पिता के अयोग्य पुत्र। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है
कि योग पिता के अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता इसे कहा गया है। क्योंकि ये बिंदुसार जो थे इसके पिता कौन थे? बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक योग्य शासक थे, लेकिन बिंदुसार एक अयोग्य शासक थे। और उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ था अशोक, वो भी योग्य शासक था। तो योग पिता का अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा गया था? बिंदुसार को कहा गया था। आगे बताना है कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 298 BC में बैठा था। 298 BC में बैठा था। आगे बताना, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बताना है कि बिंदुसार की माता कौन थी? बिंदुसार की माता कौन थी? दुर्धरा थे, दुर्धरा। बिंदुसार की माता थी दुर्धरा। आगे बताना है, अच्छा ये जो दुर्धरा थी, दुर्धरा कौन थी? तो दुर्धरा जो थे ये कौन थी? बिंदुसार की माता थी। आगे बताना है, बिंदुसार की पत्नी कौन थी? बिंदुसार की पत्नी कौन थी? तो बिंदुसार की पत्नी थी चारुमित्रा और सुभद्रांगी। चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। और ये जो दुर्धरा थे ना, बिंदुसार की माता दुर्धरा, ये घनानंद की पुत्री थी, घनानंद की पुत्री थी। आगे बताना है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार का मुख्य रूप से तो 2 पुत्र था। ऐसे वैसे तो इसका बहुत नाजायज औलाद था, लेकिन प्रसिद्ध जो था 2 गो प्रसिद्ध था। एक था सुसीम और था अशोक। सुसीम था बड़ा बेटा और अशोक था छोटा बेटा। जिसके बाद अशोक जो है कि अपने 99 भाइयों को, नाजायज औलाद था इसका बहुत बिंदुसार का, तो अपने 99 भाइयों को काट करके और मगध का शासक बना था। आगे बताना है, अमित्रघात किसका उपनाम है? अमित्रघात किसका उपनाम है? अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को, बिंदुसार को। आगे बताना है, अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक होता है। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। आगे बताना है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। आगे बताना है, जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसैन कहा गया है, सिंहसैन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसैन कहा गया। आगे बताना है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो थे वो एक आजीवक धर्म के अनुयायी थे, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि इतिहास के किस राजा को योग पिता का अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा गया? ये तो पहले बता दिए, बिंदुसार को कहा गया है। आगे बताना है, बिंदुसार के दरबार में कौन से 2 विदेशी राजदूत आए थे? कौन कौन आए थे? तो एक डायमेकस आए थे और डायनोसियस आए थे। डायमेकस और डायनोसियस आए थे बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के दरबार में। आगे बताना है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। आगे बताना है कि अच्छा तक्षशिला पहले किसको भेजा था? तक्षशिला जो भेजा था पहले तो सुसीम को भेजा था, अपने बड़ा बेटा सुसीम को भेजा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। जब बिंदुसार को लगा कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, तब किसको भेजा गया था? तो तब अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजे थे, और फाइनली अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया था। और तक्षशिला में टोटल 2 बार विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में। दोनों बार किसने दबाए थे विद्रोह को? तो दोनों के दोनों बार दबाए थे अशोक ने। आगे बताना है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया था? तो अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। लेकिन जब सुसीम से कुछ नहीं हुआ तब किसको भेजा गया था? तो छोटे पुत्र अशोक को भेजा गया था, और फाइनली अशोक ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया था। आगे बताना कि बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो क्या नाम था? डायमेकस था, डायमेकस। आगे बताना है, बिंदुसार की माता दुर्धरा किसकी पुत्री थी? तो घनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार की माता जो थी दुर्धरा, दुर्धरा किसकी पुत्री थी? घनानंद की पुत्री थी। और घनानंद का हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी बेटी से शादी किया था दुर्धरा से। आगे बताना है कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री पूछा जाए या फिर बिंदुसार का प्रधानमंत्री पूछा जाए, दोनों का प्रधानमंत्री चाणक्य ही हो जाएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। आगे बताना है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका छोटा पुत्र अशोक बना था, जो कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके
मगध का शासक बना था। आगे बताना है कि अशोक का जन्म कब हुआ था, तो अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। आगे बताना है कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी नाम था। अशोक की माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी था। आगे बताना है कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो अशोक जो है मगध की गद्दी पर 269 बीसी में बैठा था। कब बैठा था, 269 बीसी में बैठा था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 269 बीसी में। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे बताना है, अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। आगे बताना है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। 261 बीसी में किया था। आगे बताना है कि कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आगे बताना है कि ये जो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। आगे बताना है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है, तो किसे मिलता है, मास्की के गुर्जरा अभिलेख में, मास्की के गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। आगे बताना, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। आगे बताना, इतिहास में किसका उपनाम देवनाम प्रियदर्शी था, किसका था, अशोक का। अशोक का इतिहास में नाम क्या था, देवनाम प्रियदर्शी था। आगे बताना है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था, तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, तो उपगुप्त ने दिया था, उपगुप्त ने। आगे बताना कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे बताना है कि अशोक के काल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई थी, तो अशोक के काल में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। आगे बताना कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था, 255 बीसी में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो अशोक के समय में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बताना है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। आगे बताना है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब किया गया था, तो 1750 ईस्वी में किया था। किसने किया था, टी फैंथेलर ने किया था। आगे बताना है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने और समझने की सफलता सर्वप्रथम किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को कब मिला था, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में मिला था। आगे बताना है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। आगे बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। आगे बताना है अशोक के तीर्थ यात्रा की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है, तो अशोक के तीर्थ यात्रा की चर्चा 7वां अभिलेख में किया गया है। आगे बताना है अशोक ने कुल कितने स्तूप का निर्माण करवाए थे, तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। कितना करवाया था, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। आगे बताना है कि अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान किया गया था, तो अशोक का पुत्र कौन था, दशरथ था। एक अशोक का एक पुत्र था दशरथ था, जिसने कि आजीविकों को रहने के लिए गुफा कहाँ पे बनवाया था, तो नागार्जुन गुफा बनवाया था। आगे बताना है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख। आगे बताना है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है
ब्रह्मदेय स्तंभलेख। आगे बताना है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, अशोक ने। आगे बताना है, सांची का स्तूप कहाँ पर है स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। आगे बताना है, अशोक के गुरु का नाम क्या था? तो अशोक के गुरु का नाम था मोगलीपुतनिश, मोगलीपुतनिश था। आगे बताना है, अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बताना है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो मगधी भाषा का प्रयोग किया था। आगे बताना है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो वो किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में। आगे बताना है, अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था अशोक चक्र को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन की संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अशोक चक्र को अपनाया गया था। आगे बताना है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो कौन थे वो? अशोक थे। तो सिर्फ अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या नहीं किए थे, अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। आगे बताना है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किस शिलालेख में बताया था कि मनुष्य, जितने भी मनुष्य सारे मेरे बच्चे हैं? किस में बताया गया? प्रथम पृथक शिलालेख में। आगे बताना है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था? किस में बताया था? भब्रू स्तंभ में बताया था। बताना है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अपने पिता बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना था अशोक। आगे बताना है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक का उत्तराधिकारी बना था कुणाल। आगे बताना है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि, सीता भूमि कहा जाता था। आगे बताना है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन, पन नाम था। आगे बताना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। आगे बताना है कि मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था? तो मौर्य वंश का शासनकाल टोटल 137 वर्ष तक चला था, 137 वर्ष तक चला था मौर्य काल का शासनकाल।